हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, स्वागत करता है आपका इस नए क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है। आज ये है दूसरा भाग है पी ब्लॉक तत्व, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें हमने पहले जो है भाग में ये चर्चा किया था कि उसका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लाइक आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इन सब के बारे में चर्चा हमने कर लिया है। ऋण विद्युतता, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इन सबको हमने पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस समूह के तत्वों का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण में सबसे पहले है डियर स्टूडेंट, इसका भौतिक गुण जो है वो कुछ ही है। ये देखिए क्या चीज भाई, 15वें समूह के तत्वों को पढ़ रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक में। ठीक है, क्योंकि सॉरी, आपका 15वें समूह के तत्वों को पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें डियर स्टूडेंट ये जो होता है हमारा, दैट इज ऑफ इन फॉर्म ऑफ गैस। किसके फॉर्म में होता है? गैसीय रूप में होता है। और बाकी जो चार दिख रहा है आपको, ये किस रूप में रहते हैं? ठोस के रूप में रहते हैं। सीधा आप ऐसे ही बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं कि नाइट्रोजन गैस के रूप में रहता है और अन्य जो चार तत्व है वो ठोस के रूप में रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट दो है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, दैट इज इन फॉर्म, ये जो है रहता है आपका अधातु। ठीक है, अधातु है। और ये जो है आपका मेटोलाइट से है, मतलब उपधातु। ठीक है, और ये जो रहता है लास्ट हमारा, ये रहता है इन अ फॉर्म ऑफ मेटल। तो ये हो गया इसका धात्विक अधात्विक गुणों की तुलना भी हो गई, और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था और इसका धात्विक गुण, ये दोनों हमको यहां से पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए कुछ इसमें और चीजें देखते हैं। देखिए क्या होता है। नाइट्रोजन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन इस समूह में नाइट्रोजन जो होता है वो एक द्विपरमाणुक गैस होता है। क्या होता है? द्विपरमाणुक गैस है। जबकि हमारा जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये वास्तव में चतुष्परमाणुक ठोस होते हैं। क्या होता है? चतुष्परमाणुक ठोस होते हैं, परमाणुक ठोस होते हैं। समझ में आ रहा है? और सेकंड देखिए, नोट्स लिख लीजिएगा इसको, या फिर आप जानकारी के लिए, जानकारी नहीं भैया, आप कभी कभी आता भी है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे भी, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, जैसे कि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाता है। ये आता है क्वेश्चन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है जबकि नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता। क्यों? वाई? तो एकदम सिंपल सरल इसका आंसर है। आपको कारण देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है, तो रीजन हम देंगे। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट। आपका नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण, आप लोग लिखेंगे परमाणु आकार छोटा होने के कारण ये पी पाई बंध बनाता है। जबकि फास्फोरस और आर्सेनिक बड़ा आकार होने के कारण पी पाई बंध नहीं बनाता। ठीक है, पी पाई बंध क्या होता है ये सुनिए, और ये देखिए क्या होता है पी पाई बंध। ये देखो आप, जब नाइट्रोजन का साथ होता है, हम इसको भरते हैं 1s2 2s2 2p3, मतलब जितने भी हमारे 15वें समूह के तत्व हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में भराएंगे, और 3 ही होते हैं, 3 सब में। ठीक है, समूह में चलेंगे, सब में 3 ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर, और इसके 2 परमाणु होते हैं इसके अणु में, होता है कि नहीं होता है? अब होता क्या है ये सुनिए। पी है तो पी ऑर्बिटल का, पी सबसेल का, उपकोष का जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये देखो आप कैसे होता है संरचना। ये है, ठीक है। तो पी हमारे उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, होते कि नहीं होता है? ये हो गया एक नाइट्रोजन का। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन का होगा, तो दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होगा? पी एक्स,
पी वाई पी जेड। तो डियर स्टूडेंट, इनमें दोनों में ही क्या होते हैं, एक नाइट्रोजन का अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब ये क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड बनता है, समझ में आ रहा है, बंध बनता है। तो कैसे बंध बनता है ये देखो। अब भैया मैं बता रहा हूं आपको क्या है, ये देखिए, अगर मेरे हाथ में समझ में आ जाए तो अच्छी बात रहेगा। ये देखिए, तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर इन दोनों का आप कोई भी सा एक जो है एक्स एक्सिस के साथ बनाओ, चाहे वाई एक्सिस के साथ, चाहे जेड एक्सिस के साथ, एक अक्ष बस क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। मींस दैट कि ये देखिए, ऐसा। तो ये अक्षीय पार्श्व अतिव्यापन और अक्षीय अतिव्यापन। तो यहां क्या होता है, अक्ष में अतिव्यापन होता है, ठीक है। हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हेड ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी 2 बॉन्ड क्या बनेंगे, ये देखिए, ऐसा छोटा हो गया ये लीजिए, ये बन गया, बना कि नहीं बना, और एक हमारा ये बन गया, मतलब ये पाई बॉन्ड बना कि नहीं बना यार, ठीक है। पार्श्व अतिव्यापन है आपका, इसके अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि नाइट्रोजन में हमारा, आप ऐसा बना दीजिएगा, ये देखिए, सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। और इसका रीजन क्या है बता दीजिए मुझे, रीजन क्या है डियर स्टूडेंट। तो रीजन ये है, इधर मत बनाइए, इधर बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेगा ना, और ये तीनों साझा कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म के रहेंगे, बाह्यतम कोश के 2 ठो, ठीक है। तो इसमें पी पाई आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन में पी पाई बंध पाया जाता है किंतु फास्फोरस में नहीं पाया जाता, क्यों। तो आपको कारण बताना है, यही कारण आते हैं यहाँ पे, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया। जबकि अगर हम नाइट्रोजन का देखिए, अभी जस्ट बताया था आपको, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, सिग्मा पाई। तो सब फास्फोरस और आर्सेनिक में कैसा होता है भैया, ये होता है कुछ ऐसा, चतुष्परमाणु ठोस के रूप में रहते हैं लोग। किस रूप में रहते हैं, चतुष्परमाणु ठोस के रूप में रहते हैं। ये देखिए ऐसा, इसमें पी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो ये होता है फास्फोरस का, आप इस प्रकार से शो किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्या है ये सुनिए। थर्ड नंबर कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट कि नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन एक स्वादहीन, गंधहीन, अविषैली प्रकृति का गैस है, ठीक है। स्वादहीन, गंधहीन, अविषैली, ओके डियर स्टूडेंट। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है, ये भौतिक गुण है, ठीक है। अविषैली प्रकृति, अविषैली बोलते हूं, अक्रिय प्रकृति। रीजन क्या है अक्रिय होने का। अक्रिय तो ऐसे हाइड्रोजन, हमारे जो लास्ट 18वें समूह के तत्व है नोबेल गैसेस, वो रहते हैं, बट ये भी थोड़ा सा अक्रियता प्रदर्शित करता है। रीजन क्या है कि इसमें जो है नाइट्रोजन में अक्रिय प्रकृति होने का रीजन है कि इसमें 3 बंध बनते हैं, ठीक है। बाह्यतम कोश में 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तीनों के तीनों नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो है अक्रिय प्रकृति का होता है, अक्रिय प्रकृति, ठीक है। पांचवा और लिख सकते हो आप, क्या चीज, इसमें जो आप देखते हैं मैं इधर बना के रख देता हूं यार, बार बार इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आपका आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, ऐसा, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं बिस्मिथ। तो बिस्मिथ एक क्या है, एक रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। तत्व एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका भौतिक एवं गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक एवं क्वथनांक में क्या इसमें आता है, देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी लिखना है, क्या चीज, गलनांक क्वथनांक क्या है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता होता है ना भाई। तो गलनांक क्वथनांक एक्चुअल में डियर स्टूडेंट इसमें आवर्तिता को हमको बताना रहता है, आवर्तिता ही पढ़ेंगे, पूरा आवर्तिता, ठीक है। तो इसमें जब समूह में ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, तो इसके गलनांक एवं क्वथनांक में कोई विशेष क्रमीयता दिखाई नहीं देती,
रीजन क्या है? पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, फिर एंटीमनी से बिस्मिथ तक घटता है। तो कोई विशेष क्रम्यता नहीं दिखाई दी। अरे भैया बढ़ना है तो पूरा बढ़ो, घटना है तो पूरा घट जाओ यार, है? तो पहले बढ़ते हो फिर घटते हो, तो कोई विशेष क्रम्यता दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? देखो स्टूडेंट, आपको कारण लिखना पड़ता है ना, कारण लिखना पड़ता है, कारण ऐसे लिखना पड़ेगा, कारण पहले बताना है फिर उसके बाद कारण लिखना है। तो कारण क्या है इसका क्रम्यता में? देखो, किसी भी अणु परमाणु का गलनांक एवं क्वथनांक दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, उनके परमाणु अणुओं के बीच का बॉन्ड, अगर उनके बीच ज्यादा बॉन्डिंग होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा ऊष्मा देना पड़ता है। तो जितना ज्यादा ऊष्मा दोगे मेरे भाई, समझ में आया, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला चीज बंध निर्भर करता है। दूसरा क्या होता है? उसका क्लोज पैकिंग। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में ही पढ़ाया हूं, क्लोज पैकिंग मतलब सघनता। सघनता, तो जितना ज्यादा सघन होगा कोई भी चीज, परमाणु या अणु, ठीक है, उसके पैकिंग में जितना ज्यादा सघनता पाया जाएगा उसका क्वथनांक उतना ही उच्च होगा, क्वथनांक एवं गलनांक। समझ में आया? तो आप बताइए मुझे, नाइट्रोजन एक गैस है और गैस में उसकी पैकिंग जो है दूर दूर होती है, जबकि आपको पहले बता रहा हूं मैं, फास्फोरस और आर्सेनिक क्या है, बाकी चारों जो क्या है ठोस है कि नहीं है? तो बाकी जो ठोस है डियर स्टूडेंट, उसमें आपका क्या होगा? सघनता पास पास होगी। तो मुझे बता दो कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ठोस का। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर बढ़ने पर, आर्सेनिक की ओर जाने पर क्या होता है? इसके आकार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक एवं गलनांक में वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोज पैकिंग सघनता में वृद्धि होती है। ये एक द्विपरमाणु ठोस है, जबकि ये जो है चार परमाणु ठोस है। समझ में आ रहा है? इसलिए, लेकिन आज सब यहां से बिस्मिथ तक आने पर क्या होता है? इसका जो अक्रिय युग्म प्रभाव है, मैं बताऊंगा आपको अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, वो कम हो जाता है बिस्मिथ तक आने पर, जिसके कारण इसकी सघनता, परमाणुओं का ज्यादा बड़ा हो जाता है और सघनता कम हो जाती है। फलस्वरूप इसका क्वथनांक एवं गलनांक एंटीमनी की अपेक्षा कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्वथनांक एवं गलनांक। अब देखते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या चीज? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ये सुनिए, ऑक्सीकरण अवस्था डियर स्टूडेंट, जो पी ब्लॉक का तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। आप सबको पता है इसके अंतिम, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP3, यही होती है। मतलब बाह्यतम कोश में, ठीक है, जिसकी नाइट्रोजन के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2sp2 and 2sp3 हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस के लिए लोगे आप तो ये हो जाएगा 3s2 and 3p3 हो जाएगा, सॉरी 3s, ठीक है। आप इसी को आर्सेनिक के लिए लोगे तो ये हो जाएगा 4s3 and 4p3, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये इसके बाह्यतम कोश में हमेशा क्या होते हैं? दो आपके इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 हमारे कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, इसकी एक ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में डियर स्टूडेंट इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी नाइट्रोजन का ही निकालेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का निकालते चलिए। तो नाइट्रोजन का जब निकालोगे तो 1s2, ठीक है। तो ये तो पहला कोष हो गया, ये तो बाह्यतम कोष नहीं है, तो बाह्यतम कोष कौन है? ये है 2s2 एंड 2p3, ये बाह्यतम कोष कहलाता है। आउटर सेल ये हो जाएगा 2p3। क्या आप बना दिया यार, मैं भी यार एकदम पगला जैसा, ठीक है। ये तो ये आउटर है भैया, ये बाह्य सेल है, ये अंदर है, ये भाग नहीं लेता है, ठीक है। ना तो आपका शेयरिंग में भाग लेता है, ना तो संकरण में भाग लेता है, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ में भाग नहीं लेता। भाग लेते हैं ये सब, निकलते हैं ये, आते हैं यहाँ, निकलते हैं ये, आते हैं यहाँ कुछ नहीं आता जाता, ठीक है। ये स्टेबल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि उसके पास नहीं होता, परमाणु के पास, किसी भी परमाणु के पास। तो यहाँ से होते हैं। तो सामान्य अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखिए 1 2 3, यही ऑक्सीकरण अवस्था है, समझ में आ रहा है? यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो सामान्य अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, परंतु उत्तेजित अवस्था में देखते हैं। किस चीज़ में? उत्तेजित अवस्था में। ये सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं है, पूरे के पूरे आपके 15वें समूह के तत्वों की बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये बस चेंज हो जाएगा यार, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो कुछ भाग लेता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो, मारो गोली, ठीक है। लेकिन उत्तेजित अवस्था में, मतलब उत्तेजित कौन होगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे। तो उत्तेजित होकर के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे उत्तेजित होकर, ये नाइट्रोजन के लिए नहीं है ना, पूरे पी ब्लॉक के तत्वों के लिए है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो जब फास्फोरस में आप आते हो, फास्फोरस में तो इसका होता है 15, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 5 15। और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d 0, मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए इसका ये है, इसको हटा दीजिए ना, ये इसके बाह्यतम कोश में क्या है, डी भी है, डी ऑर्बिटल भी है। लेकिन डी ऑर्बिटल क्या रहता है, डी ऑर्बिटल क्या रहता है डियर स्टूडेंट, खाली रहता है, 1 2 3 4 5 खाली रहता है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल जब खाली है, यहाँ खाली है, तो और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, उत्तेजित मतलब वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मतलब 2s ये हो जाएगा 3s से होकर के कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब कितने ऑक्सीकरण अवस्था है, ये देखो 1 एक आ सकता है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। तो उत्तेजित अवस्था में क्या शो करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गजब, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है, ओके ऐसा। अब देखते हैं, ये देखो बता रहा हूं मैं आपको। तो आवर्तम इसका क्या है ये सुनिए, अभी बनाया था फिर मिटा दिया उस चीज को मैं। नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, करता है। लेकिन क्वेश्चन यहां ये आता है कि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाता है, किंतु नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। क्यों, क्यों, कारण बताइए। तो कारण यह है मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या कि फास्फोरस में के बाह्यतम कोश में डी उपकोश रिक्त होता है एवं उपस्थित होता है, ठीक है ना। क्या कि फास्फोरस के बाह्यतम कोश में, ये बनाया ना, ये फास्फोरस के लिए, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश कौन है, तीसरा कोश है, तीसरा। तो तीसरा में क्या 3d भी तो है, 3d है कि नहीं, हालांकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बाह्यतम कोश में क्या होता है, हमारा डी उपकोश स्थित होता है, रिक्त होता है, स्थित भी होता है एवं रिक्त होता है। इसलिए उत्तेजित अवस्था में एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन निकल करके डी उपकोश में चले जाते हैं, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती है। तो 5 होता है, इसलिए क्या बना लेगा, पेंटाहाइलाइड बना लेता है, मतलब ये PCl5 बना लेगा, ठीक है। मतलब 5 के 5 जो है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, 5 ये देखिए, ये 5 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 5 के क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए तो पेंटाहाइलाइड बना लिया। लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं रहता है। अब 2d होता है क्या, बताओ मुझे, 2d होता है क्या, 3d से स्टार्ट होता है, 3 से d स्टार्ट होता है। और नहीं पता है तो जाकर के मेरा एक वीडियो देख लीजिए। कौन सा वाला वीडियो देखो भैया, क्वांटम संख्या वाला, ठीक है, क्वांटम संख्या वाला वीडियो देख लीजिए आप, पूरा क्लियरिटी आ जाएगी सब चीज। तो ये पेंटाहाइलाइड इसीलिए पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, मतलब NCl5 नहीं बनाता। रीजन क्या है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में डी उपकोश स्थित नहीं होता। तो उत्तेजित होकर कहां जाएगा, उत्तेजित होकर कहां जाएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, NCl बनता है किंतु NCl5 नहीं बनता। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है बट नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता। कारण बताइए। तो इसका कारण भी यही बताएंगे आप कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में डी उपकोश उपस्थित नहीं होता, ब्लॉक नहीं उपस्थित, ठीक है ना, ऑर्बिटल नहीं, आप बोलेंगे उपकोश उपस्थित नहीं होता, इस कारण ये जो है प्रदर्शित नहीं करता। तो ये कारण है, आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें आवर्तिता में नहीं बताया क्या यार, चलो सुन लो थोड़ा सा। क्या होता है डियर स्टूडेंट कि नाइट्रोजन तो पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, ये सबको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन से ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्तिता बता रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से
जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सर्वप्रथम नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी पेंटाहेलाइड बनाते हैं, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बिस्मिथ +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फिर से अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या है? सुनो, अक्रिय युग्म प्रभाव जब क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आपको। जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका साइज बहुत बड़ा होने के कारण, रीजन क्या है? देखिए, साइज बढ़ते जाता है। ठीक है, नाभिक कहाँ रहता है? अंदर में रहता है। ठीक है, अब इसी का देख लीजिए, इसका शायद आई थिंक 83 होता है। मैं आपको बताया था निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका 83 ऐसा समथिंग कुछ होता है, देख लीजिएगा आप लोग अगर गलती हो गई होगी तो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? प्रोटॉन पूर्ण यहाँ पे रहता है 83। अब एक कक्षा, कितने कक्षा हो जाएंगे बताइए? 2s यहाँ से चालू होता है ना, 2s 2p भराता है कि नहीं भराता है? 3 4 5 6 6s 6p 6d, ठीक है, 5d 4d ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, तो 6 कक्षा होते हैं। देखिए कितना कक्षा हो जाते हैं, 6 कक्षा, इतना ज़्यादा कक्षा हो जाता है इसमें, इतना बड़ा। 1 2 3 4 ही हुआ है, 5 और 6। तो रीज़न क्या होता है कि इस अवस्था में जो हमारा 6s का जो इलेक्ट्रॉन होता है, 6s का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उत्तेजित होकर किस में आना चाहिए था? 6p। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो यहाँ जो 4d या 5d रहेगा, अभी मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं बना रहा हूँ। तो इस d वाले ब्लॉक में जाना चाहिए था इसको उत्तेजित होकर के, तब तो 5 प्रदर्शित करता। लेकिन ये होता है क्या है, ये इतने निष्क्रिय हो जाता है, मतलब इसका प्रभाव इतना कम हो जाता है कि ये जो है निकल करके उत्तेजित होकर के यहाँ जाता ही नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं अक्रिय। वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो अक्रिय बोल दिए। अक्रिय, एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अक्रिय युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए युग्म। ठीक है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव मतलब ये इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाता है, उत्तेजित होकर के नहीं जाता, इसी को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो बड़ा आकार होने के कारण ये क्या होता है, जनरली सभी समूहों में नीचे के जितने तत्व होते हैं, जैसे कि फ्रांसेसियम, रेडियम, ठीक है, जितने ज़्यादातर हमारे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो सब यही शो करते हैं। ये इस 15वें समूह की बात नहीं है, 16वें, 17वें, 11, 12, 1, 2, 3 सब समूह में होता है ऐसा। समझ में आ गया? अब देखते हैं हाइड्राइड। क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? हाइड्राइड। तो क्या है भैया हाइड्राइड? ये देखो, अभी कुछ पढ़ाई करना है, अभी हमको बहुत सारा पढ़ाई करना है। अभी हमको नाइट्रोजन का वो देखना है, असामान्य व्यवहार देखना है। ठीक है, तो हाइड्राइड क्या है ये देखते हैं। हाइड्राइड, ये जो हमारे 15 समूह के तत्व है वो कैसा हाइड्राइड बनाते हैं? 15वें समूह के तत्व हैं जितने भी हैं आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये जो है सबको पता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3। तो कैसा हाइड्राइड बनाएगा भाई? 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा? इसके पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और इसको जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कितने हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा? 3 हाइड्रोजन के साथ। तो 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? अष्टक कंप्लीट हो जाएगा जी, कुछ ऐसा। अष्टक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है हाइड्राइड बनाते हैं कैसा? NH3 प्रकार का। कैसा हाइड्राइड बनाते हैं? अगर इसको मैं 15वें समूह का तत्व मानूं, पी ब्लॉक का तत्व मानूं, तो ये PH3। अब PH3 लिखोगे तो फास्फोरस के साथ हो जाएगा। N लिख रहा हूं तो NH3 हो जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा बनाते हैं जी, इस प्रकार का हमारा जो है हाइड्राइड बनाते हैं। और क्या क्या नाम है इन सबका? इनका नाम क्या है बता दो? अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टबीन और बिस्मिथिन, ऐसा कुछ इनका नाम है। ठीक है, तो इन आप ऐसे लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे कि NH3 प्रकार का बनाता है क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है +3 होती है, एवं अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये NH3 प्रकार का क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। अब विशेषता क्या है ये देखिए, सभी में sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। कैसे? आप ऐसा बना सकते हो, देखो नाइट्रोजन का ही देख लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख देंगे 1s2 2s2 2p3 लिख देंगे 2p3। ठीक है, अब इसका जो है सामान्य अवस्था में ऑर्बिटल के फॉर्म में भरेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एंड
3, कुछ ऐसा, ठीक है, 2H2 2P3। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या भाई मेरे, अब उत्तेजित अवस्था में देखेंगे, क्या देखेंगे? उत्तेजित अवस्था में देखेंगे। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, और यहां मेरा आ जाएगा डी ब्लॉक, डी सबसेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाता है? यहां जाता है। लेकिन नाइट्रोजन में तो नहीं उत्तेजित होता सर, तो नाइट्रोजन में नहीं होता, इसीलिए तो P3 बनाता है, H3 बनाता है, डी ब्लॉक उपस्थित ही नहीं होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे? हाइड्रोजन आकर के संयोग करते हैं। कहाँ कहाँ संयोग करेंगे भैया? हाइड्रोजन आकर के यहाँ संयोग कर लेते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा डॉटेड लाइन से, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा बन गया? नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन आकर के बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कौन कौन सा भाग ले रहे हैं? एक एस कक्षक भाग ले रहा है, और 3 क्या कक्षक भाग ले रहा है? पी कक्षक भाग ले रहा है। PX भाग ले रहा है, PY भाग ले रहा है, PZ भाग ले रहा है। तो मतलब ये हो जाएगा sp3 संकरण। एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। समझ में आया? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसकी संरचना अगर बनाना चाहेंगे आप लोग तो कुछ ऐसा बना के दिखा सकते हो। कैसे बना देंगे? NH ठीक है, NH3 का, या इसको ऐसा बना सकते हैं आप लोग। कैसे बना सकते हैं भाई बोलो? ऐसा बना दीजिए, हाइड्रोजन ऐसा बना देंगे तो भी बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है इसमें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और 2 इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, तो संकरण हो गया sp3। और सबको पता है sp3 संकरण का आकृति होता है, क्या चीज होता है? त्रिकोणीय आकृति होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय। और इसमें एंगल जो पाया जाता है वो पाया जाता है 109.5 डिग्री, ठीक है, ये इसमें एंगल पाया जाता है। लेकिन इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षित करता है तो यह आकर के थोड़ा सा छोटा हो जाता है। छोटा होकर कर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? 107 डिग्री का एंगल बनाता है। याद रखिएगा। कौन? अमोनिया। तो इसी प्रकार अन्य जो हाइड्राइड है उनमें भी क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। और सब में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। भैया ये वाला कहां भाग ले रहा है बताओ तो मुझे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अरे भाई बाह्यतम कोश का बाह्यतम कोश के जितने कक्षक भाग लेते हैं ना उसी को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान। तो कौन कौन भाग ले रहा है? बाह्यतम कोश कौन कौन है? बाह्यतम कोश में कौन कौन से उपकोश है? S उपकोश है और P उपकोश है, और P उपकोश के 3 ऑर्बिटल है, X Y Z ऑर्बिटल है। तो sp3 संकरण हो गया। लेकिन S उपकोश का भाग तो ले रहा है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यूजलेस है, यूज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। और ये दोनों क्या आते हैं? शेयरिंग में भाग ले लेते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। एक ठो इसका, एक ठो इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये होता है sp3 संकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके भी कुछ गुण देख लेते हैं। तो हाइड्राइडों का गुण देखते हैं। किस चीज का? हाइड्राइडों का गुण। तो हाइड्राइडों का गुण में फर्स्ट जो आता है वो होता है ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व तो क्या है भैया ऊष्मीय स्थायित्व? ऊष्मा देने पर वो स्टेबल है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन के साथ उसके बॉन्ड के पर। एलिमेंट है और EH बॉन्ड, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब NH3, ठीक है, PH3। तो इसके साथ बने बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, देखो ऊष्मीय स्थायित्व जो होता है डियर स्टूडेंट, वो समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऊपर से नीचे आने पर घटता है। रीजन क्या है? हमारा नाइट्रोजन जो है एक ऋण विद्युती है। अपने समूह में सबसे ज्यादा ऋण विद्युता किसका है? नाइट्रोजन का है। तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है, परमाणु छोटा भी होने के कारण जो बॉन्ड बना के रखता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो नीचे जाने पर वो वीक होने लगता है, क्योंकि आकार बढ़ने लगती है तो वो बॉन्ड जो है वीक होने लगता है। तो इस कारण उसमें स्थायित्व ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। ठीक है, क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है भैया? क्वथनांक कुछ ऐसा डिपेंड करता है कि आकार पर डिपेंड करता है।
आकार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। एक तो बंध पर डिपेंड करता है, एक तो आकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, किंतु अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है। रीजन क्या है? इसमें प्रबल हाइड्रोजन क्या बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कल ही बताया हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है जी। ये देखिए फिर से आ जाएगा अमोनिया, फिर से आ जाएगा ये नाइट्रोजन, ठीक है, इस प्रकार। तो इस कारण इसका क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका जो है क्वथनांक जो है वो उच्च होता है। क्या होता है? हाई होता है। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका क्या चीज, क्षारीयता। तो क्षारीयता का क्या क्या है? देखो, क्षार कौन कहलाता है भैया? क्षार कौन कहलाता है? जो हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। अभी तो हाइड्रोक्साइड है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? सीधा बताते हैं यार, घुमाते नहीं है आपको। क्षारीयता, लुईस क्षार, आप सब लोगों ने सुना होगा लुईस क्षार। लुईस क्षार किसको कहते हैं? ऐसे तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। तो आप सबको पता है जितने भी हमारे 15वें समूह के तत्व हैं उन सब में क्या था? लुईस क्षार उपस्थित था। लुईस क्षार उपस्थित था, है कि नहीं? तो इस कारण ये सभी के सभी क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। किंतु इनकी क्षारीयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन मेघ होता है, बादल होता है, इलेक्ट्रॉन का बादल, आप लोग इसको अभी ऐसा नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन मेघ अधिक होने के कारण ये जो है ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उसकी क्षारीयता क्या होने लगती है? घटती जाती है। अमोनिया अपने समूह में सबसे ज्यादा क्षारीयता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका क्षारीयता। आप लिख देंगे, चूंकि सभी सभी 15वें समूह के सभी तत्वों का हाइड्राइड में एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इसलिए क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपचायक गुण, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, और हमारा एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी में, धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता। उसके बाद फिर देखेंगे नाइट्रोजन का निर्माण छोटा सा, और उसके बाद नाइट्रोजन का अपने परिवार से भिन्न होने का मतलब क्या बोलते हैं? असामान्य व्यवहार, ठीक है। तो अपचायक गुण क्या है डियर स्टूडेंट? ये देखिए, हम सब जानते हैं अपचायक मतलब होता है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, सॉरी देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ये क्रिया है। और जिसका ये क्रिया होता है, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना हो गया हाइड्रोजन। अरे यार सीधा ये सुनिए आप, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है अपचायक, हाइड्रोजन का निकलना या धन इलेक्ट्रॉन का आपका निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है? हमारा अपचायक गुण कहलाता है। तो अपचायक गुण जो होता है डियर स्टूडेंट, वो नीचे से लेकर के यहाँ तक आने पर, मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्यों? रीजन क्या है? यहां जो बॉन्ड होता है EH बॉन्ड, एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। आप सबको पता है ये ऋण विद्युता इसकी अधिक है, तो हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा ज्यादा, और यहां उतना अच्छे से नहीं पकड़ के रखता, तो यहां से शीघ्रता से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन यहां से निकलना कठिन होगा। तो ये जितना जल्दी त्यागता है हाइड्रोजन को त्यागना, ठीक है, हाइड्रोजन का त्यागना, ठीक है, जो जितना शीघ्रता से त्यागता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, तो जितने भी हमारे
15वें समूह के तत्व है वो सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अगर ये धातु है तो धातु MX3 व MX5 प्रकार का या EX3 EX5 एलिमेंट, और यह है हम हाइड्रोजन को X से प्रदर्शित करते हैं और तत्व को E से, एलिमेंट तत्व X हाइड्रोजन को शो किया जाता है। तो जितने भी हमारे 15 समूह के तत्व है वो EX3 व EX5 प्रकार का क्या बनाते हैं, हाइलाइड बनाते हैं। किंतु नाइट्रोजन और बिस्मिथ में ये अपवाद है, नाइट्रोजन और बिस्मिथ अपवाद है। रीजन मैं बताया क्योंकि वो ऑक्सीकरण अवस्था 5 प्रदर्शित नहीं करते, इस कारण। ठीक है, धातुओं के साथ संयोग, तो ये धातुओं के साथ सहयोग, ऐसे धातुओं के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है, जिससे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, कैल्शियम है ना, जिससे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 रहे। यहां देखिए +3 रहेगा। कैसे +3 रहेगा, आप सबको पता है यार डियर स्टूडेंट, क्या होता है इसका, होता है हमारा, आप सब जानते होंगे, कैल्शियम है, कैल्शियम का होगा आपका, एक कैल्शियम का +2 होगा, ठीक है, 3 कैल्शियम कर दीजिए तो 3 दूनी हो गया 6, ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा +3। तो इस प्रकार का ये जो है बना लेता है आपका कैल्शियम, ये सोडियम, ये इस प्रकार से ये बनाएगा, पोटेशियम, इस प्रकार आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं चलिए नाइट्रोजन का निर्माण एवं उसका असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन विरचन, क्या बोलते हैं, विरचन या निर्माण। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला नहीं, व्यावसायिक उत्पादन, व्यावसायिक, छोटा सा है, छोटा सा व्यावसायिक उत्पादन। तो व्यावसायिक उत्पादन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है भाई, व्यवसाय के लिए उत्पादन कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन वैसे भी 78% है वायुमंडल में, है ना। तो नाइट्रोजन का उत्पादन, व्यावसायिक उत्पादन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का द्रवीकरण करके किया जाता है, ठीक है, जो कि 78% उपलब्ध है। जितने भी आप पैकेट खाते हैं, फास्ट फूड, पास्ता वगैरह हो गया, चिप्स वगैरह हो गए, उनमें जो गैस भरा रहता है, ठीक है, वो किस चीज़, कौन सा होता है, नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। उससे हमारा जो प्रोडक्ट है, पदार्थ है, वो खराब नहीं होता। तो एक्चुअल में जो नाइट्रोजन होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो होता है हमारा 78 पॉइंट समथिंग केल्विन होता है, 78, अप्रॉक्सीमेट 78 कर दीजिएगा। जबकि ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 90 केल्विन, 90 केल्विन, ठीक है। ये समथिंग आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 78 या 77.52 केल्विन होता है। तो इसको क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसमें आपका 77 नाइट्रोजन जो है 77.2 केल्विन पर आश्रित होता है और ऑक्सीजन 90 केल्विन पर आश्रित हो जाता है। और इस प्रकार ये क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं, क्योंकि 78% तो हमारा वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। मैक्सिमम क्वांटिटी तो इन्हीं की होती है, इसलिए आसानी से इसको द्रवित वो किया जा सकता है, ठीक है। और प्रयोगशाला में कैसे उत्पादन करते हैं, तो प्रयोगशाला में उत्पादन के लिए आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट, किस चीज का, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट का अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे क्या बनता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, सोडियम आपका नाइट्राइट के साथ, नाइट्रेट के नहीं, नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और बचा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप जो है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है तो इसके साथ साथ 2 अशुद्धियां, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्राइट, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों की अशुद्धियां भी बनती है। तो इन दोनों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्हें पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से इन दोनों को क्या किया, इसको पूरा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमको शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया। अब देख लो भैया थोड़ा सा क्या चीज, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। उसके बाद आज का जो है क्लास द इंड, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। कभी कभी पूछ दिया जाता है, सुनिए, असामान्य व्यवहार क्या किसे कहते हैं।
नाइट्रोजन 15वें समूह के तत्वों में गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जिससे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार करते हैं। इसका प्रमुख कारण देना है और बताना है। तो प्रमुख कारण है, पहला कारण है डियर स्टूडेंट, छोटा परमाणु आकार, छोटा परमाणु आकार। दूसरा है इसका छोटा परमाणु आकार। दूसरा होता है उच्च आयनन ऊर्जा एवं अपने समूह में अपने समूह में, आवर्त सारणी में नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने समूह में उच्च आयनन ऊर्जा एवं उच्च ऋण विद्युतता। ये कारण है आपका मोस्टली इसका असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने का। तीसरा है आपका डी उपकोष अनुपस्थित होता है, इस कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट शो करता है। चौथा अगर आप लिखना चाहें तो डी उपकोष अनुपस्थित हो गया, उच्च आयनन ऊर्जा, छोटा परमाणु आकार। चलिए चौथा जो याद आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब गुण कौन कौन सा असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला देखिए, पहला ये होता है डियर स्टूडेंट कि ये अपने समूह में गैस है, एकमात्र गैस है, बाकी जो है आपके ठोस है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, किंतु अन्य समूह के तत्व जो है, समूह के अन्य तत्व जो है क्या पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, यह डी उपकोष अनुपस्थित होने के कारण पेंटा हाइलाइड नहीं बनाता है, डी उपकोष अनुपस्थिति के कारण। यह हो गया। तीसरा नंबर आप ये लिख सकते हैं, यह शंकुल निर्माण में भाग नहीं लेता। किसमें भाग नहीं लेता, शंकुल निर्माण में भाग नहीं लेता। शंकुल निर्माण क्या है, मैं वो आप अध्याय 9 में देखेंगे, ठीक है। चौथा, इसमें पी पाई बंध पाया जाता है, पी पाई बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये द्विपरमाणुक है। जबकि हमारा अन्य जैसे कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब कैसे पाए जाते हैं, चतुष्परमाणुक ठोस है, याद रखिएगा, है ना। पांचवा है डियर स्टूडेंट, यह निष्क्रिय प्रकृति का होता है, ठीक है, निष्क्रिय प्रकृति का होता है और अविषैली होता है, ठीक है। और यदि आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा इसके असामान्य व्यवहार का, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसका एक और कारण बता दीजिए यार, या इतना सफिशिएंट रहता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बता रहा हूँ मोस्ट टाइम इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टाइम निचोड़ जिसको बोलते हैं क्या भैया, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि और ओस्टवाल्ड नाइट्रिक अम्ल का ओस्टवाल्ड जो है आपका विधि, ठीक है। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।